हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता बबूल। एक निम्न वर्ग, एक अथक परिश्रम करने वाला मजदूर, एक शोषित वर्ग, इस तरह का एक बबूल प्रतीक बिंब बनाया उन्होंने। आज हम पढ़ेंगे उरांग उटांग। उरांग उटांग का नाम तो आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन यहाँ वो ओरांग उटांग नहीं है। यहाँ ओरांग उटांग कहने का मतलब है कि ओरांग उटांग की तरह हर मनुष्य के मस्तिष्क में, जिस तरह से कहते हैं सपने के भीतर अनेक सपने होते हैं, हमें एक सपना आता है, उसके बाद लगातार सपने पर सपने आते रहते हैं, और एक विचारधारा अगर चलती है तो उसके समानांतर अनेक विचारधाराएँ चलती रहती है। एक अगर कुछ बात कहते हैं तो उसके विपरीत या उसके विरुद्ध दूसरी बातें भी चलती रहती है या उसके समानांतर चलती रहती है। एक अगर संगीत बजता है तो पर्दे के पीछे या नेपथ्य में दूसरा संगीत भी उसके साथ में तरन्नुम ये उसका साथ देने के लिए बजता है। तो वैसे ही अनेक मनुष्य के शाखा प्रशाखा कह लीजिए मस्तिष्क में, और एक इस तरह से एक संदूक में बंद एक ओरांग उटांग की पाश्विक वृत्ति छिपी रहती है, जो मनुष्य के सामने कभी कभी दूसरों के सामने वो उजागर होती है, वरना वो छिपी ही रहती है। यानी कहने का मतलब यहाँ है कि ओरांग उटांग मनुष्य की पाश्विक वृत्ति का यहाँ पर एक प्रतीक उन्होंने खींचा है, या एक उन्होंने ये पाश्विक वृत्ति का प्रतीक उन्होंने इसमें कविता में चित्रित किया है। तो अब हम पढ़ते हैं। स्वप्न के भीतर एक स्वप्न, विचारधारा के भीतर और एक अन्य, सघन विचारधारा प्रच्छन्न, कथ्य के भीतर एक अनुरोधी, विरुद्ध विपरीत नेपथ्य संगीत। मस्तिष्क के भीतर एक मस्तिष्क, उसके भी अंदर एक और कक्ष, कक्ष के भीतर एक गुप्त प्रकोष्ठ, और कोठे के सामने गुहांधकार में मजबूत संदूक, दृढ़ भारी भरकम, और उस संदूक भीतर कोई बंद है यक्ष या कि ओरांग उटांग। हाय, अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कवि कहते हैं कि जैसे मानव मस्तिष्क में स्वप्न के भीतर एक स्वप्न, एक स्वप्न के भीतर दूसरा स्वप्न समाहित रहता है, विचारधारा के भीतर एक अन्य, और विचारधारा है, एक विचारधारा के भीतर अन्य दूसरी विचारधारा भी एकदम दबी हुई रहती है या छिपी हुई रहती है। एक अन्य सघन विचारधारा प्रच्छन्न यानी छिपी हुई रहती है। कथ्य के भीतर एक अनुरोधी, और इसी प्रकार एक कथ्य के भीतर कहने की शक्ति के भीतर उसी के समान आग्रहयुक्त दूसरा कथ्य, दूसरी बात भी छिपी रहती है। या एक संगीत के भीतर नेपथ्य संगीत, या फिर एक संगीत के भीतर विपरीत नेपथ्य संगीत छिपा रहता है। यानी संगीत जो सामने होता है उसका एक रिहाज, उसका ये सारी चीज़ें वो पीछे भी छिपी रहती है उसके संगीत को सामने आने के लिए। ठीक उसी प्रकार वो कहते हैं मस्तिष्क के भीतर एक मस्तिष्क, ठीक उसी प्रकार मस्तिष्क के भीतर एक अन्य मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क रहता है। अब यहाँ पर हम चलेंगे फ्राइड के इड ईगो सुपर ईगो, उन्होंने कहा था, तो इस तरह से बांटा था उन्होंने। तो यहाँ पर हम चलेंगे कि मस्तिष्क के भीतर एक प्रमस्तिष्क छिपा रहता है, और उसके भी अंदर एक और कक्ष के भीतर, और ठीक उसी प्रकार वो कहते हैं कि और उसके अंदर भी एक प्रकोष्ठ के अंदर एक और प्रकोष्ठ के घने अंधकार के मध्य, कोठे के सांवले गुहांधकार में, और इस तरह से मस्तिष्क के कहते हैं बिल्कुल झीने सी ऐसी एक, जैसे कहते हैं ना कोई चीज़ हमारे पास में हीरा है और 7 तालों में हम बंद करके रखते हैं, तो वैसे ही मस्तिष्क के 7 तालों के बंद, विचारों के 7 तालों के भीतर मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के एक बहुत अंधेरी गुफा के अंदर, गहन गुफा के अंधकार में जटिल संवेदनाओं से घिरी उसकी पाश्विक वृत्ति मौजूद रहती है। मजबूत संदूक रहती है जिसकी अभिव्यक्ति या जिसका प्रकाशन, जिसका प्रकोष्ठ के घने अंधकार के मध्य एक मजबूत सा भारी भरकम, एक गुप्त प्रकोष्ठ, कोठे के सांवले गुहांधकार में मजबूत संदूक। तो वो कहते हैं इस तरह से मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के भीतर एक गहन अंधकार भरे हुए गुफा के भीतर, क्योंकि मस्तिष्क क्या है, एक हमारा जाल है, तंत्र है गुफा की तरह, तो गुफा के भीतर एक भारी मजबूत संदूक
संवेदना रूपी संदूक रहता है, दृढ़ भारी भरकम, उस संदूक भीतर कोई बंद है और उस संदूक के अंदर कोई यक्ष बंद है, यक्ष या कि उरांग उटांग हाय। तो वो कहते हैं उस संदूक के अंदर कोई यक्ष या अदृश्य पाश्विक व्रति का प्रतीक उरांग उटांग छिपा रहता है। कहने का मतलब यही है कि प्रमस्तिष्क रूपी गुफा के अंदर गहन अंधकार में जटिल संवेदनाओं से घिरी मनुष्य की पाश्विक वृत्ति हमेशा मौजूद रहती है, जिसकी अभिव्यक्ति या जिसका प्रकाशन वह कभी कभी ही कर पाता है। तो यहाँ पर है अनुप्रास, रूपक, दृष्टांत तथा समासोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुए हैं और ओरांग उटांग को जटिल संवेदनाओं से ग्रस्त पाश्विक वृत्ति का प्रतीक के रूप में चित्रित किया है कवि ने। आगे चलते हैं। अरे डर यह है न ओरांग उटांग कहीं छूट जाए, कहीं प्रत्यक्ष न यक्ष हो। करीने से सजे हुए संस्कृति प्रभा में अध्ययन गृह में बहस उठ खड़ी जब होती है, विवाद में हिस्सा लेता हुआ मैं सुनता हूँ ध्यान से अपने ही शब्दों का नाद प्रवाह और पाता हूँ अकस्मात स्वयं के स्वर में ओरांग उटांग की बौखलाई हुक्कती ध्वनियाँ। एकाएक भयभीत पाता हूँ पसीने से सिंचित अपना यह नग्न मन। अब यहाँ फिर कवि कहते हैं आगे चलकर कि अरे डर यह है, और मनुष्य के लिए वो कहते हैं कि ओरांग उटांग के लिए मानव की अविकसित दुर्दमनीय पाश्विक वृत्तियों का प्रतीक ओरांग उटांग जब प्रकट होने लगता है, कहीं प्रत्यक्ष न यक्ष हो, कि वो जब सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने लगता है तो वह यक्ष जैसा लगता है। वह दिमागी एक गहन अंधकार रूपी गुफा या संदूक से कहीं बाहर ना आ जाए, ये डर भी लगा रहता है। कहीं वह भयानक यक्ष बनकर सामने ना आ जाए, सदा इसी बात की आशंका या डर बना रहता है। करीने से सजे हुए संस्कृति प्रभा में अध्ययन गृह में। अब आगे कवि कहते हैं कि सभ्य लोगों से सुसज्जित, क्या कहा, करीने से सजे, करीने से मतलब सुसज्जित सभ्य। अब सभ्य पाश्विक वृत्ति हावी हो जाएगी तो हम असभ्य हो जाएंगे, तो सभ्य होगा। तो सभ्य सुसज्जित संस्कृति प्रभा में अध्ययन गृह में प्राय अध्ययन गृह में बहस उठ खड़ी जब होती है, मानवीय वृत्तियों को लेकर तर्क वितर्क होता रहता है। उस बहस में वह भी हिस्सा लेता है। विवाद में हिस्सा लेता हुआ मैं सुनता हूँ ध्यान से, और जब बहस अधिक तीव्रता से उभरने लगती है तो उसमें अनेक तरह के विचार व्यक्त होने लगते हैं। अपने ही शब्दों का नाद प्रवाह और पाता हूँ अकस्मात। अब वो कहते हैं जब वहाँ बहस होने लगती है एक इस तरह से सभ्य व्यक्तियों के बीच में, तब वो कवि कहते हैं मैं भी वहाँ पर होता हूँ और वो पाश्विक वृत्ति लिए हुए ओरांग उटांग भी वहाँ मौजूद रहता है। और जब बहस अत्यधिक तीव्र हो जाती है तो उसमें अनेक तरह के विचार व्यक्त होने लगते हैं तथा उन विचारों से कुछ उग्रता भी आ जाती है। कवि स्वयं उस विवाद में हिस्सा लेता है तथा सभी के तर्कों को ध्यान से सुनता है। उस क्षण कवि को जो अनुभूति होती है उसे लक्ष्य कर वह कहता है कि विवाद में भाग लेने पर अपने ही शब्दों का नाद प्रवाह और पाता हूँ अकस्मात स्वयं के स्वर में। और वो कहते हैं अपने ही शब्दों में जब वह अचानक स्वर की उग्रता और तेजी देखता है, स्वयं के स्वर में जटिल मानसिक संवेदनाओं की प्रखर ध्वनियाँ सुनने लगता है, अर्थात युग जीवन को बदलने या युग जीवन से संपृक्त निराशा, कुंठा एवं अवसाद व्यक्त करने लगता है। तो फैंटेसी रूप में अपनी संवेदनाओं को स्वर देने लगता है। यानी जब वो सामने जो कुंठाएं हैं और जो अवसाद है, निराशा है, जब व्यक्ति इस तरह से सभ्य समाज वाले उस बैठक में बैठा होता है, विचार विमर्श करता है औरों से, तो वो कहता है अचानक ही वो उग्र होता है, तो उस उग्रता में व्यक्त करने लगता है। तो अपने शब्दों में वो सारी उग्रता वो व्यक्त करता है। तो आगे वो फिर कहते हैं ओरांग उटांग की बौखलाई हुक्कती ध्वनियाँ, एकाएक भयभीत पाता हूँ पसीने सिंचित अपना यह नग्न मन। तो वो कहते हैं जो ये मैंने एकाएक स्वयं ही इतना भयभीत सा हो जाता है। खुद कवि कहता है कि अपने नग्न मन को पसीने से लथपथ पाता हूँ, अर्थात कवि का अंतर्मन अत्यंत ही व्यथित हो जाता है तथा मनोराज्य में उथल पुथल मच जाती है। तो यहाँ पर है बच्चों ओरांग उटांग को पौराणिक प्रतीक बताकर उसे नाना विकृत रूपधारी यक्ष बताया गया है। आगे हम अब कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।